बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, कल हमने स्टार्ट किया था बेसिकली पीएमएस का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस। और कल हमने इंट्रोडक्टरी एक हमारा लेक्चर था जिसमें हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिस्कस किया था, इसकी डेफिनेशन को और इसके जो फंक्शनैलिटीज़ हैं या फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर आपने वो देखनी है तो वो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रोसेस मॉडल से। तो इससे पहले मैं एक दफ़ा चाह रही थी कि हम लोग सिलेबस को साथ-साथ कंपेयर करते जाएँ, तो हम सिलेबस पहले देख लेते हैं। अच्छा, सिलेबस देखिए, सबसे पहले हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था और फिर हम अब आज हम प्रोसेस मॉडल स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस मॉडल्स के अंदर जितने भी मेन मॉडल्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे और फिर एंड पे हम वैलिडेशन और वेरिफिकेशन टेक्निक्स पे आ जाएँगे। अच्छा, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन कर लिया आपने? आपको जहाँ कल हमने ना ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था पोर्शन, इसका इंट्रोडक्शन वाला एक लेक्चर है जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी। और मतलब बेसिकली इसकी डेफिनेशन वगैरह देखी थी और मतलब इसकी ऑब्जेक्टिव जो था उस लिहाज से हमने इसको देखा था। और जो प्रॉपर जो है वो जो हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस मॉडल से। और आज हम इंशाल्लाह प्रोसेस मॉडल से इसको स्टार्ट करेंगे और मेन मेन मॉडल जो है वो देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, प्रोसेस मॉडल होता क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट करते हैं तो आप उसके लिए एक मॉडल जो है उसके अकॉर्डिंग, जो जिस टाइप का भी आपका वो होगा, प्रोजेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर जो है प्रोसेस मॉडल जो है वो चूज करेंगे। तो वो हम देखेंगे आगे फर्दर। बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज होती है, एक फ्लो होता है एक्टिविटीज का, कि पहले ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी, फिर फर्दर इस तरह आते जाएंगे। मेनी डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल बट ऑल इन डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन सबके अंदर जो कॉमन चीजें हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहले हमारे पास स्पेसिफिकेशन है, डिफाइनिंग व्हाट द सिस्टम शुड डू, कि सिस्टम को क्या करना चाहिए। इन अ सेंस कि आपने पहले रिक्वायरमेंट गैदर करनी है उनकी, आपके क्लाइंट की, आपके कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उनके अकॉर्डिंग आपने देखना है। उससे आपको पता चलेगा कि वो किस तरह का सिस्टम चाह रहे हैं और आपका सिस्टम को क्या क्या वो परफॉर्म कर सकता है, कौन कौन सी उसके अंदर फंक्शनैलिटीज होंगी। Design and implementation, defining the organization of system and implementing the system। यहाँ पे आप उसका डिफाइन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम, उसकी ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी और फिर उसको सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अंदर फर्दर सब एक्टिविटीज हैं, वो जब हम प्रोसेस मॉडल के ऊपर जंप करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर एंड पे आ जाएगी जब आपका सिस्टम बन जाएगा, रिक्वायरमेंट गैदर हो गई, फिर आपने कोडिंग टेस्टिंग, कोडिंग भी कर ली, इम्प्लीमेंटेशन भी कर ली, फिर आपने क्वालिटी एश्योरेंस की टीम ने उसको चेक भी कर लिया, वैलिडेट भी कर लिया। फिर एंड पे वैलिडेशन का प्रोसेस आएगा और वैलिडेशन जो होगी वो कस्टमर एंड पे होगी, और कस्टमर वो जो होगा उसको चेक करेगा कि क्या ये मतलब वेदर द सिस्टम जो है वो बिल्ड हुआ है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है या कि नहीं है। फिर अवेलुएट करेंगे, चेंजिंग द सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग द कस्टमर नीड्स। और फिर अवेलुएट करना है कि क्या आपका जो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में चेंजेस कोई अडेप्ट करना चाह रहे हैं तो आपका जो सिस्टम है वो उसको फुलफिल करेगा या नहीं करेगा, उन चेंजेस को अडेप्ट कर सकता है या कि नहीं कर सकता। उसके बाद है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस मॉडल जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, एब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस बिग पिक्चर आपको दिखा देता है कि ये आपका फ्लो होगा, ये एक्टिविटीज होंगी, और आपको एक ओवरऑल जो है आपके कस्टमर को, आपके क्लाइंट को, जो कि एक लेमैन है जिसको नहीं पता टेक्निकलिटी का, वो उसको एक समझ आ जाती है कि ये चीज है। उसके बाद है इट प्रेजेंट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोसेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, एक खास पर्सपेक्टिव से वो बताएगा। अच्छा, जो पहले वाला मैंने आपको लास्ट स्लाइड है वो सिर्फ जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए है, और आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस मॉडल होता क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी मेजर एक्टिविटीज होती हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे प्लान ड्रिवन एंड एजाइल प्रोसेस। एजाइल प्रोसेस जो है, ये एजाइल मॉडल जो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में अक्सर सवाल आते हैं सीएसएस में भी और पीएमएस में भी। Plan driven agile process. Plan driven agile process are process where all of the process activities are planned in advance and progress is measured against the plan. आप पहले से एक प्लान बना लेते
हैं, इन सेंस आप एक चेकलिस्ट बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्रोसेस जो है वो बिल्ड करते हैं और साथ साथ अपनी चेकलिस्ट में या प्लान में देखते जाते हैं कि ये माइलस्टोन अचीव हो गया, ये भी माइलस्टोन अचीव हो गया है, और मतलब पहले से आपके पास एक प्लान की फॉर्म में हर चीज मौजूद होती है। अब एजाइल प्रोसेस में क्या होता है, प्लानिंग इज इंक्रीमेंटल एंड इट इज इजियर टू चेंज द प्रोसेस टू रिफ्लेक्ट द चेंजिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट। एजाइल प्रोसेस के अंदर हमेशा जो होता है ना, वो आपको छोटे छोटे आप चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं प्रॉब्लम को, सब प्रॉब्लम्स में, या फिर आप छोटा सा पहले पहली आपके पास रिक्वायरमेंट आई, आपने उसको बिल्ड किया, आपने अपने कस्टमर को दिखाया, उसको पसंद आया, उसने आपको मतलब ओके कर दिया, तो फिर आप नेक्स्ट फेज की तरफ मूव कर लेते जाते हैं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ। अगर आप उसको ओके नहीं किया, उसको पसंद नहीं आया, या फिर वो कुछ चेंज आ रहा है, तो फिर वो उसी के अंदर चेंज बताएगा और आपको वहीं पे चेंज करनी होगी। इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो क्लाइंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और आपका जो एट द एंड प्रोडक्ट बनती है ना, वो मतलब अच्छी बनती है, और एंड पे आपको फिर ज्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप साथ साथ ही उसके अपने कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते जा रहे हैं। थर्ड नंबर पे, इन प्रैक्टिस मोस्ट प्रैक्टिकल प्रोसेस इंक्लूड द एलिमेंट्स ऑफ बोथ प्लान ड्रिवन एंड एजाइल अप्रोचेस। ज्यादातर जो प्रैक्टिकल प्रोसेस हैं वो ये वाले ही हैं, प्लान ड्रिवन है और एजाइल अप्रोचेस हैं। प्लान ड्रिवन आपको पहले से ही आप प्लान बना लेते हैं, और एजाइल अप्रोचेस में आप साथ साथ दिखाते जाते हैं। अच्छा, एजाइल अप्रोचेस में आगे फर्दर जिनके बारे में क्वेश्चन पीएमएस सीएसएस में आता है, वो स्क्रम भी है, वो पेयर प्रोग्रामिंग है, फर्दर इसके अंदर काफी तीन चार चीजें हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देयर आर नो राइट और रॉन्ग सॉफ्टवेयर प्रोसेस, कोई भी आप ये प्रोसेस, अच्छा अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे बेस्ट प्रोसेस मॉडल कौन सा है, तो सबसे बेस्ट प्रोसेस मॉडल कोई भी नहीं है। आपने कभी भी ये नहीं कहना है कि ये बेस्ट प्रोसेस मॉडल है, ये है वो बेस्ट प्रोसेस मॉडल अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट होता है। ये नहीं कि अगर प्रोजेक्ट छोटा है तो उसके लिए कोई और लगेगा, अगर आपके पास पहले से ही वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स मौजूद है तो आप कहेंगे कि वाटरफॉल मॉडल जो है इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें पहले से हमें रिक्वायरमेंट जो है वो अंडरस्टूड है। तो ये वाली चीजें होती हैं सारी। अच्छा, आगे चलते हैं हम। यहाँ से हमारे प्रॉपर प्रोसेस मॉडल स्टार्ट होंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है वाटरफॉल मॉडल, और साथ में हमारे पास इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट जो है ये एजाइल अप्रोच की ही है, एक एक्सटेंशन है। वाटरफॉल मॉडल प्लान ड्रिवन मॉडल है, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड डेवलपमेंट। हर फेज जो होता है वो दूसरे फेज के साथ लिंक नहीं होता, इसमें सेपरेट होता है, किसी फेज का दूसरे फेज के साथ कोई लेना देना नहीं है। और अगर एक फेज में आपको चेंज करनी पड़े, लेट सपोज अगर आपको रिक्वायरमेंट में चेंज करनी पड़े और आप इम्प्लीमेंटेशन वाले फेज में, तो आपको कोई आप डायरेक्ट आपको नए सिरे से फ्रॉम द स्क्रैच आपको दोबारा से प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। और इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट में क्या होगा कि स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन आर इंटरलीव्ड। ये सारे के सारे इसमें प्रोसेस जो फेजेस होते हैं वो इंटरकनेक्ट होते हैं, मे बी प्लान ड्रिवन और एजाइल। ये प्लान ड्रिवन भी हो सकते हैं, एजाइल भी हो सकता है। अच्छा, आगे हमारे पास वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल का ये आपने ये जो है इसका डायग्राम है, डायग्राम जो है वो जरूर बनानी है पेपर में, क्योंकि डायग्राम जो है बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है, और उसके अलावा आपके एग्जामिनर को भी समझ आ रही होती है कि इनको असल में जो इसकी एसेंस है वो क्वेश्चन की वो पता है। तो वाटरफॉल मॉडल देखिए, सबसे पहले पहला फेज कौन सा है, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन का फेज है। रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, यहाँ पे आप डिफरेंट टेक्निक्स लगाकर, जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स एलिसिटेशन टेक्निक्स होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, जिसमें आप अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कराते हैं, आपके क्वेश्चनर भी कंडक्ट करते हैं, आप सर्वे भी कंडक्ट करते हैं, आप इंटरव्यूज भी होते हैं, वॉक इन इंटरव्यूज भी होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डेल्फी मेथड्स होता है, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उनकी मदद से आप रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। फिर आप एक काम हो गया आपका, आपके पास मतलब वेल अंडरस्टूड आपके पास रिक्वायरमेंट्स आ गई। फिर आप नेक्स्ट फेज पे जाएंगे, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन पे। यहाँ पे आपने उसका डिजाइन बनाना है, उसका आर्किटेक्चर बनाना है कि क्या डिजाइन होगा, किस तरीके से। फिर डिजाइन के बाद आप नेक्स्ट फेज पे आएंगे, आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पे आपने प्रोग्रामिंग और कोडिंग करनी है, ठीक है, वो जो रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं और जो आपके पास डिजाइन बना हुआ है। यहाँ पे अब एक चीज और नोटिस करें कि यहाँ पे हमने यूनिट टेस्टिंग भी करनी है। यूनिट टेस्टिंग जो होती है वो साथ साथ डेवलपर खुद करता जाता है, जैसे वो कोई कोई मतलब प्रोग्राम का पार्ट लिखता है, प्रोग्राम का छोटा चंक है, उसके साथ साथ यूनिट टेस्टिंग एक एक मॉड्यूल की वो करता जाता है। फिर आप आ जाए, आपके पास अब सिस्टम डेवलप हो गया, अब इंटीग्रेशन है। अब छोटे छोटे मॉड्यूल सेपरेट सेपरेट उसने बनाए थे, एंड पे आके इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, पूरा सिस्टम को उसने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, ओवरऑल सिस्टम की टेस्टिंग करेंगे। और लास्ट जो फेज है वो है जी हमारे पास ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। आपने यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट थी उसको डिलीवर कर दिया, और फिर एंड पे आएंगे मेंटेनेंस। मेंटेनेंस होती है कि जब आप प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं और बाद में अगर कुछ चेंजेस वगैरह आती हैं या कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो फिर उसको मेंटेन किया जाता है। और मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो हमेशा डेवलपमेंट कॉस्ट से आपकी ज्यादा होती है।
अब हम इसके पढ़ेंगे, इसके वाटरफॉल मॉडल के फेजेस हैं, जैसे अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एनालिसिस एंड डेफिनेशन है, फिर सिस्टम क्या कहते हैं उसको, सिस्टम है हमारे पास, सॉफ्टवेयर डिजाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, यूनिट टेस्टिंग है। आगे अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, जहाँ से आपको ना समझ आए पूछ लेना। जो यूनिट टेस्टिंग है और ये टेस्टिंग के ऊपर आगे हमारा पूरा एक टॉपिक है, और ये टेस्टिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा आता है, जिसके अंदर हम सारे डिफरेंट जो टेस्टिंग टेक्निक्स हैं वो सारे इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर है इंटीग्रेशन, सिस्टम टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, द मेन ड्रॉ। अच्छा अब हम इसका अक्सर आ जाता है 4 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं PMS में, 5 के भी आ जाते हैं कि मेन ड्रॉबैक्स क्या है वाटरफॉल मॉडल के, या मेन डिसएडवांटेज क्या है, तो यही है, इज द डिफिकल्टी ऑफ अकोमोडेटिंग चेंज आफ्टर द प्रोसेस अंडरवे। अब प्रोसेस जो है वो मतलब आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिए, लेट सपोज आप इस फेज पे आ गए इम्प्लीमेंट, या फिर आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे आ गए, यहाँ पे आके आपका कस्टमर आपके कह रहा है कि कुछ चेंज है, तो ये जो वाटरफॉल मॉडल है ये कभी भी उसको उस चेंज को इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा, क्योंकि फिर आपको फ्रॉम द स्क्रैच यहाँ से इस फेज से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये चेंजेस को अकोमोडेट नहीं करता। इन प्रिंसिपल अ फेज हैज टू कंप्लीट बिफोर मूविंग। और दूसरा इसका एक प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने नेक्स्ट फेज पे जाना है तो आपको पहले फेज को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल आपको अगर इस फेज पे जाना है तो ये फेज पहले से कंप्लीट होना चाहिए, और इस फेज पे आने के लिए आपको ये फेज कंप्लीट होना पड़ेगा, मतलब प्रीवियस फेज कंप्लीट होगा तभी आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। ये था हमारा वाटरफॉल मॉडल। इसकी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा ये पूछी जाती है, हमने मेन ड्रॉबैक तो इसका बता दिया। इसके अलावा क्या है कि ये इनफ्लेक्सिबल है, इनफ्लेक्सिबल के ये चेंजेस को नहीं करेगा अकोमोडेट। inflexible partitioning of the project into distinct stages मतलब डिफरेंट इसके जो phases हैं, make it difficult to respond to change customer requirement, कि customer requirement को ये change नहीं करेगा। therefore this model is only appropriate when the requirements are well understood and changes। ये भी पूछा जाता है कि ये जो आपने मॉडल है, प्रोसेस मॉडल है, ये कब जो होगा वो बेस्ट सूटेबल होगा। तो आपने 4 नंबर का क्वेश्चन आए, 5 नंबर का आए, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास CSS PMS में कि आप उस टाइम बैठ के सारे के सारा इसको रट्टा लगाए हैं ये। तो आपको अब इतना मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो आप उसको अच्छे से रीड आउट कर सको। तो हमारे पास वाटरफॉल मॉडल है, इसकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं। द वाटरफॉल मॉडल इज मोस्टली यूज्ड फॉर लार्ज सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वेयर सिस्टम इज डेवलप्ड एट अ सेवरल साइट्स। आप डिफरेंट साइट्स पे उसको डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा है in those circumstances the plan driven nature of waterfall model helps coordinate the work। अच्छा ये था हमारा वाटरफॉल मॉडल, जिसके अंदर हमने उसके पढ़े थे कि इसके अंदर फेजेस कौन कौन से होते हैं और इसके ड्रॉबैक्स कौन कौन से हैं। आगे हम इंक्रीमेंटल मॉडल स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अच्छा आगे हम स्टार्ट करते हैं इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। इंक्रीमेंटल जैसे आप, अच्छा पहले आपको समझ लग गई, आप मुझे कंफर्म कर दें कि पहले वाले टॉपिक की आपको समझ लग गई है। कोई क्वेश्चन? अब देखिए उसके बाद आगे हमारे पास इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल। इंक्रीमेंटल हमने शुरू में पढ़ा था कि ये प्लान ड्रिवन भी हो सकता है और ये एजाइल भी हो सकता है। इसके अंदर आपने एक चीज अपना इसकी डायग्राम पे आपने फोकस करना है, डायग्राम आपने जरूर बनानी है वहां पे। अब यहाँ पे आउटलाइन डिस्क्रिप्शन, आउटलाइन डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं, रिक्वायरमेंट्स आपके पास पड़ी हुई हैं, ये कंकरेंट एक्टिविटीज हैं। कंकरेंट एक्टिविटीज हैं कि मतलब एट अ टाइम जो है ये आपके क्लाइंट्स के पास आपने एक पहला पहला वर्जन बनाया, इनिशियल वर्जन बनाया, उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनिशियल वर्जन बनाया और वो आपने अपने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। क्लाइंट ने इसको देखा, उसको पसंद आया तो उसने ओके कर दिया, आप नेक्स्ट फेज पे चले गए, नहीं पसंद आया तो उसने उसी के अंदर चेंजेस मांगी और आपको वहीं पे चेंजेस करके देनी पड़ी। तो इसके अंदर ये होगा कि एट द एंड हमें कोई ये चेंजेस को अकोमोडेट कर लेता है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। उसके बाद है आपने स्पेसिफिकेशन आपकी कंप्लीट होगी, रिक्वायरमेंट्स, ये जो पहला फेज था वो स्पेसिफिकेशन का, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है। दूसरा फेज आए यहाँ पे आपने डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये बिल्कुल बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे वो बता रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट हुई, वहां पे आपने डेवलपमेंट करके आपने इंटरमीडिएट वर्जन आपने क्लाइंट को दिखाया, उसको पसंद आया, उसने ओके कर दिया, नहीं पसंद आया तो उसने चेंजेस मतलब वो उसने चेंजेस मांग ली। फिर लास्ट पे आ जाए आप, लास्ट पे हमारे पास है वैलिडेशन। वैलिडेशन मैंने आपको बताया था, एक वेरिफिकेशन वैलिडेशन है, ये आगे हमने पढ़ना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैलिडेशन जो होगी ये हमेशा आपके कस्टमर और क्लाइंट एंड पे होगी, और कस्टमर उसको बताएगा कि ये क्या आया, कि जो प्रोडक्ट बनी है ये अब वो फाइनल है, उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है या कि नहीं है।
ये हमारी डायग्राम से हमने इस चीजों को समझ लिया। आगे हम इसकी थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। द कॉस्ट ऑफ अकोमोडेटिंग चेंजिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस्ड। अब मेरी बात सुने, जैसे हम साथ साथ अपने क्लाइंट को दिखाते रहते हैं, जैसे अब टेलर है फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कपड़ा सी रहा है, टेलर जो है, तो अगर वो अपने जो उसका क्लाइंट है उसको दिखा रहा है कि इतनी उसकी मतलब उसके अकॉर्डिंग डिजाइन उसको पसंद आया है उसके कपड़ों का, शर्ट का, या नहीं आया, तो वो साथ साथ उसको दिखाता रहेगा और साथ साथ उसको बनाता रहेगा। तो एंड पे जो कपड़े सिलेंगे वो बिल्कुल उसकी क्लाइंट की मतलब उसकी मर्जी के मुताबिक होंगे, तो उसको पसंद आएंगे और एंड पे मसला नहीं होगा। लेकिन अगर एक ऐसा टेलर है जो क्लाइंट से बिल्कुल भी नहीं पूछता और सारा कुछ बना देता है और एंड पे उसको कपड़े पसंद ही नहीं आते, कि ये तुमने दर्जी से हम लड़ रहे होते हैं कि ये तुमने क्या सी दिया है, तो फिर उस सूरत हाल में हमारे सारे कपड़े भी खराब होंगे, कॉस्ट भी मतलब इतना पैसे भी लगेंगे और सारा कुछ जो होगा वो खराब हो जाएगा। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसी है। अब इंक्रीमेंटल में देखेंगे, इंक्रीमेंटल जो है वो साथ साथ दिखाता जा रहा है उस टेलर की तरह जो साथ साथ पूछ रहा है कि क्या आपको ये डिजाइन पसंद है, ये डिजाइन पसंद है, ऐसी है। तो एंड पे हमारी इतनी कॉस्ट नहीं लगेगी क्योंकि उसने साथ साथ ही हमें चेंज को अकोमोडेट कर दिया है। द अमाउंट ऑफ एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन दैट हैज टू बी रीडन इज मच लेस देन इज रिक्वायर्ड विद द वाटरफॉल मॉडल। अब देखिए यहाँ पे हमें एनालिसिस की और डॉक्यूमेंटेशन की हैज टू बी रीडन इज मच लेस, इतनी ज्यादा यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है क्योंकि आपका क्लाइंट जो है वो साथ साथ आपको गाइड करता जा रहा है एंड रिक्वायर्ड विद द वाटरफॉल मॉडल। जी आपका क्वेश्चन है, पूछें। जी मैम, ये कह रही थी कि कंपोनेंट बेस्ड होगा ना, लाइक हर कंपोनेंट को पहले डिजाइन किया, फिर से दिखाया और फिर उसके बाद मतलब कंपोनेंट बेस्ड होगा हाँ या हाँ फिर हाँ, ओवरऑल साथ साथ चलते जाना? नहीं नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा है, ऐसे ही होगा। मतलब आप छोटे छोटे चंक्स में आपने उसको डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल आपका एक क्लाइंट आता है, लेमैन आपके पास आता है, उसको उसने 2-3 रिक्वायरमेंट्स बता दी कि मुझे ना ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके अंदर वो ये काम करता हो, 3-4 करता हो, ठीक है। आप अभी उसको खुद भी नहीं पता कि उसको फाइनल वर्जन क्या चाहिए, उसने थोड़ी सी बता दी, सही। आपने उसके मुताबिक ना उसको बनाकर दिखा दिया। अब उसको ना एक आइडिया हो गया कि हाँ ये तो ऐसे ऐसे है, अब उसके पास एक क्लियर गाइडलाइन आ गई। फिर वो उसके अंदर बताएगा हाँ मुझे ये चेंज चाहिए, फिर वो चेंज करके बताएगा। फिर उसका जो डेवलपर होगा उसको डिलीवर करेगा और वो बताएगा कि हाँ अब ये ठीक है, अब मुझे ये चेंज चाहिए। ये ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स की मदद से ही वो मतलब बनाता जाएगा और एंड पे फिर वो इन सारे कंपोनेंट्स को या मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर देगा और एंड पे हमारे पास पूरे का पूरा सिस्टम जो होगा वो बन जाएगा। ठीक है। सही, ठीक हो गया। थैंक यू। अच्छा, उसके बाद है इट इज इजियर टू गेट द कस्टमर फीडबैक ऑन द डेवलपमेंट वर्क दैट हैज टू बी डन। वही आपके पास ये बार बार एक ही बात वो बता रहे हैं कि ये इजियर होगा हमारे पास, कस्टमर का फीडबैक हमें इजीली मिल जाएगा। फिर है हमारे पास कस्टमर कैन कमेंट ऑन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड सी हाउ मच हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। अब कस्टमर जो है वो कमेंट कर सकता है, डेमो उसके पास एक डेमो आ गया ना, उसके सामने एक चीज मौजूद है, तो उसको देख भी सकता है, उसको देख सकता है कि कितना जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। फिर उसके बाद है मोर रैपिड डिलीवरी, मतलब जल्दी जल्दी इंक्रीमेंटल डिलीवरी हो रही है ना बार बार, मतलब छोटे छोटे चंक्स के बाद, मोस्ट ऑफ द टाइम ये 2 वीक्स के बाद इसकी डिलीवरी होती है। 2 वीक्स के बाद वो दिखाता है कस्टमर को, फिर चेंजेस आती हैं, फिर 2 वीक्स के बाद डिलीवर होता है। ये एक इसका एक स्पेसिफिक टाइम है जो है वो माना जाता है स्टैंडर्ड। एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ यूजफुल सॉफ्टवेयर टू द कस्टमर इज पॉसिबल। यूजफुल जाहिर है उसको उसकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बन रहा है तो उसके लिए यूजफुल होगा। कस्टमर्स आर एबल टू यूज एंड गेन वैल्यू फ्रॉम द सॉफ्टवेयर अर्लियर देन द पॉसिबल विद द वाटरफॉल प्रोसेस। अब देखें, आप मुझे खुद बताओ कि एक प्रोसेस मॉडल है जिसके ऊपर इतना टाइम लगा है, फॉर एग्जाम्पल वो 6 महीने लगाकर बना है और उसके अंदर कोई कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो आपने सारा इतना टाइम लगाया, कस्टमर वेट करता रहा और एंड प्रोडक्ट आई है, और वो एंड प्रोडक्ट अगर आपके क्लाइंट को ही पसंद नहीं आई तो आपकी कितना टाइम भी वेस्ट हुआ, आपका आपकी पैसे भी, कॉस्ट भी वेस्ट हुई, आपका ओवर बजट भी हो गए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन इंक्रीमेंटल में एट द एंड ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो आपका एंड पे जो प्रोडक्ट मिलेगी वो कस्टमर उसको पहले से ही पसंद करता है। आगे हम चलते हैं। अब देखिए इसकी जाहिर है जब भी हमने कोई भी मॉडल पढ़ेंगे ना तो हम उसकी बेनिफिट्स भी पढ़ेंगे, उसके मतलब डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे। ये दोनों चीजें आपको हर एक की पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद है द प्रोसेस इज नॉट विजिबल। इसका क्या मतलब है? मैनेजर्स नीड रेगुलर डिलिवरेबल्स टू द मेजर प्रोग्रेस। वो कहे, अब देखिए आपका मैनेजर क्या कर रहा होता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, आपके जो मैनेजर होता है वो सबको हैंडल कर रहा होता है, सबके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, क्लाइंट के साथ भी वही कम्युनिकेट कर रहा होता है, डेवलपर वाली टीम के साथ भी वही कर रहा होता है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम के साथ भी वही लगा होता है। तो वो जो मैनेजर होगा और वो मेजर कर रहा होता है प्रोग्रेस को कि कितनी प्रोग्रेस हो गई है, उसको जरूरत होती है रेगुलर डिलीवरेबल्स की, रेगुलरली उसको चेक करना होता है कि कितना काम हो गया। इफ सिस्टम्स आर डेवलप्ड क्विकली,
इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स दैट रिफ्लेक्ट एवरी वर्जन ऑफ द सिस्टम। अगर आपका जो सिस्टम है वो बहुत जल्दी डेवलप हो गया है तो फिर वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, उसके जाहिर है उसके ऊपर इतने पैसे नहीं लगेंगे अगर वो जल्दी डेवलप हो गया दैट रिफ्लेक्ट एवरी वर्जन ऑफ द सिस्टम। तो वो क्या करेगा, इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, वो हर जितने भी वर्जन होंगे ना उनको मतलब वो विजिबल कर देगा उसके अंदर। तो ओवरऑल जो प्रोसेस है वो कह रहे हैं द प्रोसेस इज नॉट विजिबल, तो प्रोसेस विजिबल नहीं होगा आपके पास। वो तो आ जाएंगे एट द एंड प्रोडक्ट तो आ जाएगी, लेकिन बना किस तरीके से, क्या क्या प्रोसेस हुए हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म हुई हैं, तो वो उसके अंदर जो चीजें हैं वो नहीं आएंगी। तो क्योंकि जल्दी जल्दी बन रहा है, मतलब जल्दी से क्लाइंट ने बताया, आपने उसको चेंज करके दिखा दिया, फिर क्लाइंट ने दिखाया, फिर चेंज कर। लेकिन एक जो एक अंडरस्टूड सी एक एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है, या फिर जो एक वैसे एक डॉक्यूमेंटेशन होती है किसी भी प्रोजेक्ट की कि हमने ये काम किया, तो वो उसके अंदर प्रोसेस होंगे वो इतने विजिबल नहीं होंगे। उसके बाद है सिस्टम स्ट्रक्चर टेंड टू डिग्रेड एज न्यू इंक्रीमेंट्स आर एडेड। अब देखें जैसे न्यू इंक्रीमेंट्स का मतलब है न्यू रिक्वायरमेंट्स अब ऐड करते जाएंगे ना, तो सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो डिग्रेड होता जाएगा। जाहिर है जो पहले आपने एक स्ट्रक्चर बनाया था उसके अंदर जब न्यू आएंगी तो वो डिग्रेड होता जाएगा, पुराने वाला सिस्टम तो खत्म होता जाएगा, नई नई रिक्वायरमेंट्स नए नए उसके अंदर चीजें आती जाएंगी। अनलेस टाइम एंड मनी स्पेंट ऑन रिफैक्टरिंग टू इंप्रूव द सॉफ्टवेयर रेगुलर चेंज टेंड टू करप्ट इट्स स्ट्रक्चर। वो कह रहे हैं कि अनलेस टाइम एंड मनी स्पेंट, आपको इसमें टाइम भी लगाना पड़ेगा। जाहिर है अगर फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर को एक साल प्रोजेक्ट नहीं पसंद आता तो ये एक साल ही चलता रहेगा, ये भी इसके डिसएडवांटेज है कि आपका कस्टमर भी लगा हुआ है। अब जैसे देखो अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग एम एफ फ्रीलांसर, तो हमारा जो कस्टमर है क्लाइंट है वो हम लोग बना रहे होते हैं प्रोजेक्ट, सॉफ्ट चिल्ड्रन बुक्स बना रहे होते हैं तो उसको दिखा रहे होते हैं, तो वो आगे से कहते हैं नहीं ये करेक्टर नहीं सही, वो करेक्टर नहीं सही, बैकग्राउंड नहीं सही। वो चलता रहता है। हमने जो सोचा होता है ना कि 15 दिन में कंप्लीट करना है या 10 दिन में कंप्लीट करना है, तो वो कभी कभी ऐसा होता है 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं इसके ऊपर। तो ये इसका एक मतलब ड्रॉबैक है कि अनलेस टाइम एंड मनी स्पेंट ऑन रीफैक्टरिंग, रीफैक्टरिंग मतलब आप उसको रीफैक्टर नए नए वर्जन जो है नए नए रिक्वायरमेंट जो है वो ऐड करते जाते हैं टू इंप्रूव द सॉफ्टवेयर रेगुलर चेंज टेंड टू करप्ट इट्स स्ट्रक्चर। तो रेगुलर चेंज तो आएंगे ना बार बार, वो जो पहले से आपने एक डिजाइन या स्ट्रक्चर बनाया होगा वो करप्ट हो जाएगा। इनकॉर्पोरेटिंग फर्दर सॉफ्टवेयर चेंजेस बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। और अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स आपके क्लाइंट की बढ़ती जा रही है तो आपका सिस्टम भी खराब होगा, करप्ट होगा, और आपकी जाहिर है कॉस्ट भी उसकी ज्यादा होगी। तो ये है कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनकी एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसके बाद है फिर हम ये आज हमने 2 मॉडल पढ़े हैं, ठीक है, कल इंशाल्लाह हम बाकी के मैं आपको अल्टरनेटिव मॉडल भी कराऊंगी और इसके अलावा दूसरे भी हैं आगे हमारे पास। आज हमने स्पाइरल मॉडल भी सॉरी करना है। सॉफ्टवेयर वैलिडेशन जो है ये लास्ट फेज होगा, ये आपको वेरिफिकेशन और वैलिडेशन जो है इसका मैं आपको एक फर्दर एक अलग से एक पूरा लेक्चर दूंगी। यहाँ पे मतलब इन्होंने एंड फेज वाला थोड़ा सा उन्होंने दिया हुआ है कि वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इज इंटेंडेड टू शो दैट द सिस्टम कंफर्म्स टू इट्स स्पेसिफिकेशन, कि क्या आपने जो वेरिफिकेशन, अब मैं आपको बताती हूँ, आपकी ने जो रिक्वायरमेंट्स बनाई है, ठीक है, अब आपकी क्वालिटी एश्योरेंस आपने आपके डेवलपर ने डेवलपमेंट टीम ने वो सिस्टम डेवलप कर दिया, अब वो सिस्टम जो है वो चेकिंग के लिए टेस्टिंग के लिए क्वालिटी एश्योरेंस टीम के पास चला गया। अब वो इसको रिक्वायरमेंट्स के साथ रखकर मैच करेंगे कि क्या ये वाली रिक्वायरमेंट्स मैच हो रही है या नहीं हो रही। इस प्रोसेस को कहेंगे वेरिफिकेशन, ठीक है। अब वेरिफिकेशन अगर उन्होंने कर दी, अब वो जाएगा कस्टमर वाली साइड पे, कस्टमर फिर उसको वैलिडेट करेगा, वो अपने हिसाब से इसको देखेगा कि क्या जो है ये मतलब वैलिडेट है, इसको मतलब इसको चेक कर दें कि क्या हमारा जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं या कि नहीं हो रही। इन्वॉल्व चेकिंग एंड रिव्यू प्रोसेस एंड सिस्टम टेस्टिंग, ये फिर बता रहे कि इसके अंदर रिव्यू प्रोसेस भी आएगा, सिस्टम टेस्टिंग भी आएगी, सारा कुछ आएगा। सिस्टम टेस्टिंग इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिंग द सिस्टम विद टेस्ट केसेस, इसके अंदर हम टेस्ट केसेस बनाते हैं। टेस्ट केसेस जो होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर अगर हम इसको देखें तो उसके अंदर टेस्ट केसेस होते हैं, बनाए जाते हैं, और फिर हर टेस्ट केस के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है कि ये टेस्ट केस जो है, लेट सपोज मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देती हूँ कि जब हम फेसबुक है फॉर एग्जांपल ये बनी है, तो इसके अंदर क्रेडेंशियल जब हम लॉग इन करते हैं, लॉग इन पेज के ऊपर जाके तो क्रेडेंशियल्स ऐड करते हैं, हम अपना पासवर्ड लिखते हैं, अपना नेम, यूजर नेम, या फिर हम जीमेल या नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह जो कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। अगर आप मुझे ये बताओ, आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रही हो और आप नेम की जगह पे, नेम में हम अक्सर ये पीछे चेक लगा होता है कि इसके अंदर अल्फाबेट्स आनी चाहिए, ABC आनी चाहिए, जाहिर है नेम जो होगा वो अल्फाबेट से ही होगा। लेकिन अगर वहां पे आप नंबर ऐड कर देते हैं, 1 2 3 ऐड कर देते हैं, तो सिस्टम को वहां पे हमेशा आपको वो रिजेक्ट करना चाहिए, एरर देना चाहिए, सिस्टम इस तरह का होना चाहिए। तो ये एक अगर वो एरर दे रहा है इस बात पे कि अगर आपने नेम की जगह पे आपने नंबर डाल दिए, 1 2 3 डाल दिए, तो वो अगर सिस्टम एरर दे रहा है तो इसका मतलब है आपका सिस्टम बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वो आपके नंबर्स को भी 1 2 3 को भी एक्सेप्ट कर रहा है नेम वाले ब्लॉक में, तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो सही नहीं बना, ठीक है।
उसके बाद है सिस्टम इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूटिंग द सिस्टम विद टेस्ट केसेस दैट आर derived फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन ऑफ रियल डेटा टू प्रोसेस बाय द सिस्टम। ये भी मैंने जो एग्जांपल्स दिए वो है। टेस्टिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड वी एक्टिविटी। वी वेरिडेशन और वेलिडेशन एक्टिविटी, ये हम आगे फर्दर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे बस आपने इसको थोड़ा सा देखना है। आगे हमारे पास स्टेजेस जो है, स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग, ये हम पढ़ेंगे। कंपोनेंट टेस्टिंग होती है सबसे पहले, सॉरी यूनिट टेस्टिंग आएगी। यूनिट टेस्टिंग के बाद उसको कंपोनेंट टेस्टिंग है, उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग और फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। ये सारी की सारी मर्ज हुई है। पहले अगर आपने कंपोनेंट टेस्ट कर लिया है तो कंपोनेंट टेस्ट में आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स को चेक करेंगे। यूनिट टेस्टिंग जो होगी ये डेवलपर एंड पे हो रही होती है। डेवलपर जैसे जैसे बना रहा होता है साथ साथ यूनिट टेस्टिंग को चेक करता जाता है कि क्या ये वाला जो मैंने चंक लिखा है कोड का ये सही लिखा है या नहीं लिखा। उसके बाद एंड पे फिर उन सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है। फिर आप उसको क्या करते हैं, फिर एंड पे सिस्टम टेस्टिंग होती है। सिस्टम टेस्टिंग के बाद जो होती है, ये कौन कर रहा होता है, इसको आप अल्फा टेस्टिंग भी कहते हैं। और ये कौन कर रहा होता है, ये आपकी क्वालिटी एश्योरेंस टीम कर रही होती है। और फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होती है वो आपकी कौन कर रहा होता है, वो आपका कस्टमर, इसको बीटा टेस्टिंग कहते हैं। ये आपका कर रहा होता है, क्लाइंट कर रहा होता है। ये हमने सारी चीजें जो है ना, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक अलग से टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे। फिर सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, थोड़ा सा मुझे बता सकती हैं आप क्या होती है प्रोटोटाइपिंग का, थोड़ा सा आइडिया है? जी मैम, इसमें क्या किया जाता है कि इनिशियली जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट है उसको एज अ सैम्पल प्रोटोटाइप के तौर पर जैसे बता दिया जाता है कि भाई ये आपके जो सिस्टम में ये सारे फंक्शंस होंगे। मतलब प्रोटोटाइप एक कह सकते हैं सिस्टम बिल्कुल आप उन्हें बिल्कुल बना के दिखा देते हैं। ऐसे ही है। ये आपने बिल्कुल सही बताया कि एक रॉ फॉर्म में ना आपका जो क्लाइंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो लेमैन होता है, उसको टेक्निकलिटी का, उसको इन चीजों का नहीं पता होता। उसको वैसे पता होता है कि मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। तो आपने एक प्रोटोटाइप, एक प्रोटोटाइप का वैसे मतलब नमूना सा होता है, एक मॉडल सा आप बनाकर उसको एक रफ सा बनाकर दे देते हैं कि आपको हाँ ये चाहिए। फिर उसको हाँ पता चल जाता है कि अच्छा अच्छा ये चीजें हैं, ये मुझे चाहिए। A prototype is an initial version of a system। इनिशियल वर्जन होता है, आपके जेहन में ये होना चाहिए। अच्छा, इसमें एमसीक्यूज भी आएंगे, देखो 20 मार्क्स ही हमें दोनों पेपर में एमसीक्यूज आएंगे, तो उसके लिहाज से हमें मतलब ये इन्हीं चीजों से बनेंगे ना, जाहिर है। तो फिर हमें अगर हम यहीं से अच्छे से कर लेते हैं तो एट द एंड हमें अलग से कोई बुक नहीं कंसल्ट करनी पड़ेगी। अ प्रोटोटाइप इज एन इनिशियल वर्जन ऑफ अ सिस्टम यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट मतलब उसको डेमो करके बता देता है, उसको एक ओवरऑल उसको एक बता देता है कॉन्सेप्ट एंड ट्राई टू आउट टू डिजाइन ऑप्शन। A prototype can be used in, कहाँ पे यूज होता है, द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस टू हेल्प विद द रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन एंड वैलिडेशन। आपकी रिक्वायरमेंट को वो तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताएगा ना, मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में। आप उसको टेक्निकल फॉर्म में या एक उसको प्रॉपर प्रोसीजर में लिख के, जब हमने जाहिर है जब हम बीएस कर रहे होते तो हम एक वो एसआरएस बनाते हैं ना, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसके अंदर हम सारी रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो राइट डाउन करते हैं। तो ये वो करके उसको बताएगा। और फिर एलिसिटेशन, मैंने जैसे पहले टेक्निक्स बताई हैं, इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, इसके अंदर क्वेश्चन आए कंडक्ट किए जाते हैं, सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं, वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यू मतलब ये सारी की सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद द डिजाइन प्रोसेस टू एक्सप्लोर ऑप्शन एंड डेवलप यूआई, यूजर इंटरफेस डिजाइन बना जाता है। फिर आप डिजाइन प्रोसेसेस टू एक्सप्लोर ऑप्शंस। अब यूजर इंटरफेस के लिए भी डिफरेंट ऑप्शंस, जाहिर है कि आपके यूजर इंटरफेस जो है उसके अंदर आपको कौन कौन से मतलब चाहिए, कौन कौन से मतलब फॉर्म किस तरह का होना चाहिए यूजर इंटरफेस। मोस्ट ऑफ टाइम हम ये कहा जाता है कि यूजर इंटरफेस जो फ्रेंडली होना चाहिए। अगर कोई टेक्निकल बंदा नहीं भी है तो उसके लिए भी, हर बंदे के लिए कोई भी इसको यूज करे तो उसके लिए आसान होना चाहिए। इसलिए भी हम प्रोटोटाइप बनाते हैं कि शुरू में हमें पता चल जाए कि ये चीज जो है ये मतलब फिजिबल है या कि नहीं है। इन द टेस्टिंग प्रोसेस टू रन बैक टू बैक टेस्ट। अब आप टेस्टिंग प्रोसेस में भी इसको आप यूज कर रहे होते हैं, बार बार आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है। ये तो मैंने आपको एक टेस्ट केस की एग्जांपल दी है ना, ये जो हमने क्रेडेंशियल्स वाली एग्जांपल दी है कि वो नेम की जगह 1 2 ऐड कर लेता है। तो इसके अलावा आपको बैक टू बैक टेस्ट करने पड़ते हैं। इसकी एक एग्जांपल है, ये लास्ट टाइम जो आपने देखा होगा इलेक्शन हुए थे, तो एफटीआर एक सिस्टम था इलेक्शन का जिसके अंदर ऑनलाइन वो काउंट कर रहे थे। तो सिस्टम जो था वो स्टक हो गया था। क्यों स्टक हो गया था? क्योंकि उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग ही नहीं हुई थी। स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब कि उसके अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर को जब आप बनाते हैं इतने बड़े लेवल पे कि मतलब इतनी तो आवाम है उसके अंदर, तो आप उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं, उसके ऊपर लोड डाल कर चेक करते हैं कि अगर कितना लोड ये बर्दाश्त कर सकता है। अगर हद से ज्यादा एक लोड बढ़े ना तो सिस्टम जो होता है वो मतलब कहते हैं ना बैठ गया है, रुक जाता है बिल्कुल। तो ये वजह थी कि वो सिस्टम जो था, बाद में लोगों ने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, धांधली हो रही है, ये है वो है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, कि अगर पहले से उसकी चेकिंग कर लें, टेस्टिंग कर लें, तो बाद में फिर ये वाले मसले नहीं होते। ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। ये प्रोटोटाइपिंग का भी अलग से एक टॉपिक है, ये हमने यहाँ से तो कर लिया था, आगे है।
अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इन्वॉल्व सिस्टम यूजेबिलिटी, आप सिस्टम की यूजेबिलिटी जो है, इम्प्रूव सिस्टम यूजेबिलिटी, जाहिर है उसकी यूजेबिलिटी बढ़ेगी, सिस्टम यूजेबिलिटी पहले से अगर आपको चीजों का आइडिया होगा, पता चलेगा। अ क्लोजर मैच टू यूजर रियल नीड्स, एक यूजर की रियल नीड, जाहिर है आप उससे पूछ कर बना रहे हैं ना, तो एक उसकी जो रियल एक्चुअल नीड्स होंगी उसके साथ फिर मैच करेगा आपका सिस्टम। इम्प्रूव डिजाइन क्वालिटी, हर चीज इंप्रूव हो रही है, आपकी डिजाइन क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है, आपकी मेंटेनेबिलिटी भी इंक्लूड हो रही है, जिसमें भी कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट आएगी। आप पहले से एक छोटा सा बना कर रख लेंगे तो आपको, अब जैसे हमें इंग्लिश ऐसे का सर ने बताया था कि आपने ना फाइनल लिखने से पहले ना उसकी आउटलाइन आपने रफ अमल थोड़ा सा करना है, रफ मतलब लास्ट पेज होगा पेपर का, वहां पे ना आपने रफ रफ छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेने हैं कि मैंने इस सीक्वेंस में जाना है। पहले मतलब मैंने इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर ये चीज लिखनी है, ये चीज लिखनी है, सब पॉइंट्स हैं, फिर उनके सब पॉइंट्स के सब पॉइंट्स बनाने हैं। ये चीज बेसिकली वो एक तरह से अगर हम इसको रियल लाइफ में एग्जांपल दें तो वो प्रोटोटाइप ही है आपको। एंड जब आप फिर असल में बनाना शुरू करेंगे तो फिर आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले से एक पूरा उसका खाका तैयार किया होगा। ये वो चीज है। रिड्यूस डेवलपमेंट एफर्ट, आपकी डेवलपमेंट एफर्ट भी जो है वो कम हो रही है। अच्छा, प्रोसेस क्या है प्रोटोटाइपिंग डेवलपमेंट का? एस्टैब्लिश प्रोटोटाइप ऑब्जेक्टिव, आप उसके ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। प्रोटोटाइपिंग का ऑब्जेक्टिव का मतलब है उसके आप प्लान बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे। फिर उसकी आप डेफिनेशन ऑफ प्रोटोटाइप फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी मतलब उसके अंदर जो आपका सॉफ्टवेयर है उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है, वो क्या क्या काम करेगा, उसकी एक आप एक आउटलाइन बना लेते हैं। फिर है उसके बाद डेवलप प्रोटोटाइप, एग्जीक्यूटेबल प्रोटोटाइप मतलब कि वो क्या क्या काम कर रहा है, कौन कौन से फंक्शन जो होंगे वो आगे फर्दर उसको परफॉर्म करेगा, और फिर आप उसको एंड पे एवेलुएट करते हैं, एवेलुएशन रिपोर्ट जाती है। ये प्रोटोटाइप का एक वो पूरा प्रोसेस है। और अगर फॉर एग्जाम्पल हमें प्रोटोटाइप का कोई क्वेश्चन आए कि प्रोटोटाइप क्या होती है, तो हम उसकी थोड़ा सा ऊपर वाला, जैसे हमने फर्स्ट पे बताया था कि ये क्या होती है, कब यूज की जाती है, इसके इससे एडवांटेजेस क्या क्या है, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि वो हमने एडवांटेजेस लिख देने हैं, और फिर हमने उसकी ये डायग्राम बना देनी है। ये अब मेरी बात सुने, क्योंकि हमें ज्यादा लिखने की ये कोई दूसरा पेपर नहीं है, ये कंप्यूटर साइंस का पेपर है। इसके अंदर वो जो बंदे चेक कर रहे होंगे वो भी आपको पता है कि वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे और उनको हर चीज का पता होता है। उनको यहाँ पे ज्यादा लंबे लंबे चौड़े नहीं चाहिए, उनको जितना पूछा गया 4 नंबर का सवाल है तो उसके लिए ये इतनी ही चीजें इनफ है। उसके बाद है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, मे बी यूज्ड ऑन रैपिड प्रोटोटाइपिंग लैंग्वेजेस और टूल्स। अब वो इसके बारे में बता रहे हैं कि टूल्स यूज होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं। प्रोटोटाइप शुड फोकस ऑन एरियाज ऑफ द प्रोडक्ट दैट आर नॉट वेल अंडरस्टूड। जाहिर है जिस चीज की आपको नहीं समझ आ रही थी उसके लिए फिर आप मतलब एक फॉर एग्जाम्पल डेवलपर वो है, स्टार्ट कर दिया उन्होंने प्रोजेक्ट बनाना, लेकिन एक फेज की एक पॉइंट की उनको समझ नहीं आ रही, तो फिर इस केस में जाके वो कह रहे हैं कि अब इसका ना प्रोटोटाइप पहले बना ली जाए ताकि बाद में मसला ना हो। तो तब आपको आप प्रोटोटाइप बनाते हैं जब कोई चीज जो है वो अंडरस्टूड ना हो रही हो। एरर चेकिंग एंड रिकवरी में नॉट बी इंक्लूडेड इन प्रोटोटाइपिंग। एरर चेकिंग और रिकवरी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आप क्या बना रहे हैं, यहाँ पे जस्ट आप उससे रिक्वायरमेंट ले रहे हैं और वो चीज आप कर रहे हैं, यहाँ पे आप एरर चेक नहीं कर रहे हैं, वो तो हम उधर टेस्टिंग वाली साइड पे करेंगे। फोकस ऑन फंक्शनल रादर देन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इसके अंदर अब आप एक चीज नोटिस करें कि यहाँ पे फंक्शनैलिटी को देखा जाएगा, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट यानी कि सिक्योरिटी है, रिलायबिलिटी है, वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, उनको यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे हम किसको देख रहे हैं? यहाँ पे हम फंक्शनैलिटी को देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इंक्रीमेंटल डिलीवरी। ये इंक्रीमेंटल डिलीवरी जो है ये हमने जो पीछे पढ़ा था ना, ये इंक्रीमेंटल वो वही मतलब फर्दर भी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। रादर देन, ये मेरे ख्याल में इस स्लाइड आगे पीछे हो गए, रादर देन डिलीवर द सिस्टम एज अ सिंगल। जैसे हमने पीछे पढ़ा था इंक्रीमेंटल जो होता है वो प्लान ड्रिवन भी हो सकता है, और कौन सा हमने पढ़ा था वो एजाइल भी हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि बजाय, हाँ, बजाय इसके क्या पूरा का पूरा सिस्टम उसको डिलीवर करें, सिंगल डिलीवरी करें, आप इंक्रीमेंटल डिलीवरी करते हैं, मतलब आप छोटे छोटे चंक्स में उसको मतलब देना डिलीवर करने के शुरू करते हैं। विद ईच इंक्रीमेंट डिलीवरिंग पार्ट ऑफ अ रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी। एक फंक्शनैलिटी आपने बनाई, आपने उसको इंप्लीमेंट किया, कोडिंग की, आपने अपने क्लाइंट को भेज दिया। यूजर रिक्वायरमेंट्स आर प्रायोरिटाइज्ड एंड हाईएस्ट प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट आर इंक्लूडेड इन अर्ली इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे आप उसको ना रिक्वायरमेंट्स की प्रायोरिटाइज भी करते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो क्लाइंट के लिए ज्यादा अहमियत की हामिल है और कौन सी जो है वो कम अहमियत की हामिल है। जो ज्यादा प्रायोरिटी वाली होगी, जाहिर है अब हम सॉफ्टवेयर वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी हम देखेंगे कि जो प्रोसेस जो होता है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है वो पहले रन होगा और पहले एग्जीक्यूट होगा, और जो जिसकी कम होगी वो बाद में होगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये रिक्वायरमेंट्स भी हैं। वंस द डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीमेंट इज स्टार्टेड, आपने स्टार्ट कर दी उसकी डेवलपमेंट करना इंक्रीमेंट की, द रिक्वायरमेंट इज फ्रोजन थ्रू द रिक्वायरमेंट। अब बाकी जो रिक्वायरमेंट है ना, आपने फ्रोजन मतलब आपने उनको स्टॉप कर दिया, बाकी रिक्वायरमेंट्स को जो ज्यादा प्रायोरिटी वाली थी उस पर आपने काम शुरू कर दिया। फॉर लेटर इंक्रीमेंट कैन कंटिन्यू टू इवॉल्व, फिर बाद में जब वो डिलीवर कर लेंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगी तो फिर बाद में आप बाकियों को कंटिन्यू इवॉल्व करना शुरू कर देंगे।
अच्छा, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट और इंक्रीमेंटल डिलीवरी। डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, डेवलप द सिस्टम इंक्रीमेंट्स एंड एवेलुएट ईच रिक्वायरमेंट बिफोर प्रोसीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेक्स्ट। इसमें भी यही होगा कि पहले आप जैसे हमने पीछे पढ़ा था, जो ज्यादा प्रायोरिटी वाली होगी उस पर काम शुरू कर देंगे, बाकियों को फ्रोजन कर देंगे, मतलब स्टॉप कर देंगे, और उसके बाद जब वो डेवलप हो जाएगी तो फिर आप नेक्स्ट पे मूव करेंगे। फिर नॉर्मल अप्रोच यूज्ड इन एजाइल मेथड, जो नॉर्मल एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर यूज करेंगे वो वाली यूज होंगी। उसके अलावा एवेलुएशन डन बाय यूजर और कस्टमर प्रॉक्सी, मतलब यूजर एवेलुएट कौन कर रहा है, कौन साइड बाई साइड कर रही है, मैंने पहले भी बताया था, आपका कस्टमर या फिर क्लाइंट कर रहा है, या जो यूजर होगा, एक्चुअल यूजर होगा, वो उसको करेगा। अगर वो नहीं भी है, प्रॉक्सी का क्या मतलब होता है, उसकी जगह कोई ऐसा बंदा जो मतलब अपने आप को मतलब एज ए यूजर, एज ए कस्टमर बनकर उसको चेक करेगा, वो उसकी एवेलुएट करेगा। इंक्रीमेंटल डिलीवरी, डिप्लॉय इंक्रीमेंट फॉर यूज बाय एंड यूजर्स। डिप्लॉय इंक्रीमेंट, आप डिप्लॉय कर रहे होते हैं इंक्रीमेंट को, एंड मतलब जब सिस्टम बन जाता है ना, फिर आपने उसको डिप्लॉय भी तो करना है कहीं ना कहीं, तो वो यूज फॉर यूज बाय एंड यूजर, ताकि एंड यूजर जो है मतलब एक्चुअल जो यूजर है उसको यूज कर सकें। मोर रियलिस्टिक एवेल्युएशन अबाउट प्रैक्टिकल यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। इसके बाद डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट फॉर रिप्लेसमेंट सिस्टम एज इंक्रीमेंट्स हैव लेस फंक्शनैलिटी देन द सिस्टम बीइंग रिप्लेस्ड। वो कह रहे हैं डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट फॉर रिप्लेसमेंट सिस्टम, आप उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है, जो रिप्लेस जिसकी जगह आप उसको रिप्लेस कर रहे होते हैं एज इंक्रीमेंट्स, हैव लेस फंक्शनैलिटी देन द सिस्टम बीइंग रिप्लेस्ड। अब देखिए, जो पहले से सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके पास तो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी फंक्शनैलिटीज हैं, बजाय इसके कि आप एक छोटा सा इंक्रीमेंट उसकी जगह रिप्लेस कर रहे हैं। वो छोटा सा इंक्रीमेंट होगा, उसकी तो एक उसके अंदर फंक्शनैलिटी के लिए वो आप कर रहे होंगे ना, मतलब एक फंक्शनैलिटी को वो फुलफिल करा होगा, एक इंक्रीमेंट। अब एट द एंड बाद में आपने पूरे के पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करके करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक इंक्रीमेंट की बात हो रही है। एक इंक्रीमेंट को जब आप पूरे सिस्टम की बजाय आप उसको रिप्लेस करेंगे, तो वो जो है वो सिर्फ उसी फंक्शनैलिटी को कर रहा होगा, इसलिए इनको रिप्लेस करना, मतलब उस पुराने सिस्टम को, ओल्ड सिस्टम को रिप्लेस करना जो होगा वो डिफिकल्ट होगा। अच्छा, मैम उसके बाद फंक्शन वाइज हो सकता है ना, टास्क वाइज मतलब कंपोनेंट वाइज रिप्लेसमेंट हो सकती है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो हो सकती है, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि हो तो जाएगी, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, वो ये नहीं कह रहे इम्पॉसिबल है, तो वो कह रहे हैं डिफिकल्ट। इंक्रीमेंटल डिलीवरी, उसके बाद डिफाइन आउटलाइन रिक्वायरमेंट, आपने रिक्वायरमेंट डिफाइन की, असाइनिंग रिक्वायरमेंट टू इंक्रीमेंट। फिर ये देखिए, ये वाली जो चीजें हैं ना, ये सारी की सारी वही हर मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर ना वही चीजें रिप्ले मतलब हो रही हैं प्रोसेस मॉडल के अंदर। आपने रिक्वायरमेंट को मतलब आउटलाइन बनाई, फिर आपने असाइन कर दी हर इंक्रीमेंट को कि इस इंक्रीमेंट के अंदर ये रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, जो ज्यादा प्रायोरिटी वाली होंगी। फिर उसके बाद आपने उसका आर्किटेक्चर डिजाइन किया, यानी कि इसका सिस्टम को वो उसको डिजाइन किया, फिर आपने डेवलप सिस्टम इंक्रीमेंट, फिर आपने उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया, आपने इम्प्लीमेंटेशन यानी कोडिंग करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद क्या होगा, वो जाएगा, आपने आपकी कोडिंग हो गई, वो जाएगा वैलिडेट, वो आपके क्लाइंट के पास जाएगा, वो उसको वैलिडेट करेगा। वैलिडेट करने के इंक्रीमेंट को, उसके बाद फिर अगर उसने वैलिडेट कर दिया तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे इंक्रीमेंट को, जो पहले से मौजूद इंक्रीमेंट्स हैं, और फिर उसके बाद एंड पे जो पूरा सिस्टम आएगा उसको वैलिडेट किया जाएगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है वैलिडेट, और यहाँ पे आपका पूरे का पूरा सिस्टम जो है वैलिडेट हो रहा है, फिर आप उसको डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, डिप्लॉय इंक्रीमेंट कर दिया, अगर जो सिस्टम है वो कंप्लीट है तो आपको फाइनल सिस्टम बन जाएगा। अगर सिस्टम कंप्लीट नहीं है, ये सबसे मतलब इजी और मजे की डायग्राम है, अगर वो सिस्टम कंप्लीट नहीं है आपका, उसके अंदर फर्दर आपका क्लाइंट और रिक्वायरमेंट जा रहा है, तो फिर आप यहाँ पे चले जाएंगे, और यहाँ पे फिर से वो आपके पास नई रिक्वायरमेंट्स आएंगी हर इंक्रीमेंट को, और फिर फर्दर वही एक साइकिल चलता रहेगा अनलेस अनटिल कि आपका सिस्टम जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। अच्छा, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस हैं इंक्रीमेंटल डिलीवरी के, कस्टमर वैल्यू कैन बी डिलीवर्ड विद ईच इंक्रीमेंट सो द फंक्शनैलिटी इज अवेलेबल अर्लियर। ये वो पीछे वाली हैं, ज़ाहिर है आप दोबारा इसको एक ही लिख लें, मेरे ख्याल में स्लाइड्स आगे पीछे हो गई, कि आपका जो क्लाइंट है उसको अर्ली मिल जाती हैं चीजें, अर्ली रिक्वायरमेंट्स एक्ट एज अ प्रोटोटाइप टू हेल्प इलिसिट। अर्ली रिक्वायरमेंट होंगी वो प्रोटोटाइप में हेल्प करेंगी। इलिसिट मतलब फाइंड आउट करना, रिक्वायरमेंट को इलिसिट करना, निकालना, रिक्वायरमेंट्स फॉर लेटर इंक्रीमेंट, के बाद में वाले जो इंक्रीमेंट्स हैं उसके लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी, इस तरीके से हमें इजीली मिल जाएंगी। लोअर रिस्क ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट फेलियर, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि लोअर रिस्क ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए। अब मुझे ये बताया कि जब वाटरफॉल मॉडल हम बना रहे थे तो उसके अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो था वो फेल हो जाता था, मतलब एट द एंड आपने सारा प्रोजेक्ट बना लिया, इतनी कॉस्ट लगी, लाखों लग गए, और एट द एंड वो फेल हो गया। लेकिन इसके अंदर वो सीन नहीं है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक इंक्रीमेंट खराब हुआ है तो वहीं पे खराब हुआ है, पूरा सिस्टम नहीं आपका। लेकिन पूरा सिस्टम तो तभी बनेगा ना कि जब आपका सारे इंक्रीमेंट्स के जो हैं वो क्लाइंट को पसंद आ जाएंगे, और वो सारे इंक्रीमेंट्स को फिर मतलब इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे वो रिस्क जो है ओवरऑल प्रोजेक्ट फेलियर का वो कम होता है।
क्योंकि साथ साथ आप चीजें चेक कराते जाते हैं। द हाईएस्ट प्रायोरिटी सिस्टम सर्विस टेंड टू रिसीव द मोस्ट टेस्टिंग। अब जो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो सिस्टम होंगे या फिर जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, जाहिर है उसको ज्यादा टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट, मतलब उसकी टेस्टिंग भी ज्यादा होगी, बड़े पैमाने पे होगी उसकी टेस्टिंग। अच्छा, आगे है हमारे पास इंक्रीमेंटल डिलीवरी प्रॉब्लम। ये वही प्रॉब्लम्स है जो हमने पीछे पढ़े हैं कि सम टाइम ये होता है कॉन्फ्लिक्ट मॉडल ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशन डिलीवरी प्रॉब्लम। मैं देख लूं, ये वही प्रॉब्लम्स है आई गेस। हाँ ये वही है, कि मैं आपको ना इसको रिफाइन करके आपको दे दूंगी जो करने वाली हूँ। आगे है बोहेम मॉडल। बोहेम मॉडल भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। बोहेम मॉडल या फिर इसको स्पाइरल मॉडल, बोहेम क्यों इसको कहा जाता है, क्योंकि इस बंदे का नाम था जिसने ये मॉडल बनाया था, उसको बोहेम कहते हैं। और ये अक्सर आता है क्वेश्चन स्पाइरल मॉडल का। प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड एज स्पाइरल। इसकी जो शक्ल होती है ना, हम ना इसकी डायग्राम से समझ लेते हैं। इसकी जो शक्ल होती है बिल्कुल स्पाइरल की तरह की होती है, ये देखें सर्कल में जाता जाता है। इसके टोटल 4 फेजेस होते हैं, 4 मतलब ऑन द वेरी एब्स्ट्रैक्ट लेवल इसके 4 फेजेस हैं। पहला है जी जिसके अंदर आप आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप उसको डिटरमिन करते हैं। अल्टरनेटिव एंड कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए और उसके अंदर कंस्ट्रेंट मतलब उसके अंदर हर्डल कौन कौन सी आ रही है। दूसरा फेज है आपके पास अवेलुएट अल्टरनेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए ये जो सिस्टम है ना, ये क्यों ज्यादा फेमस है, ये बहुत ज्यादा रिस्क लेता है। इसके अंदर जो बहुत ज्यादा हाईली रिस्की प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनके लिए आप स्पाइरल मॉडल इस्तेमाल करते हैं। ये आपने अपने माइंड में रखना है, जिसमें रिस्क के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब पहला हमने उसके ऑब्जेक्टिव डिटरमिन कर लिए, फिर दूसरे लेवल पे आके हम अवेलुएट कर रहे हैं इसके अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं, और वो जो आ रहे हैं रिस्क आ रहे हैं उनको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे है डेवलप। फिर आपने उनको रिजॉल्व कर लिया रिस्क को आपके पास, फिर तीसरे नंबर पे आप करेंगे डेवलप। आप यहाँ पे अपना मॉडल जो है, प्रोडक्ट जो है, उसको डेवलप करेंगे। और डेवलप करने के बाद फिर आप नेक्स्ट फेज प्लान, नेक्स्ट फेज, अब अगला फेज आप करेंगे। ये भी इंक्रीमेंटल का एक तरह से, इसके अंदर इंक्रीमेंटल भी है, इसके अंदर प्रोटोटाइप भी है, ये दोनों का मर्ज भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड एज अ स्पाइरल रादर देन एज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। हमने पीछे जितने भी मॉडल पढ़े थे, आप मुझे बताओ, उसके अंदर एक सीक्वेंस चल रहा था ना, पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा। इसके अंदर क्या होगा, इसको हम स्पाइरल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सीक्वेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। विद द बैक ट्रैकिंग, इसके अंदर आप बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं, मतलब वो देखिए वो सर्कल से बना हुआ था, तो आप बैक ट्रैकिंग मतलब पीछे जा सकते हैं। ईच लूप इज इन द स्पाइरल रिप्रेजेंट अ फेज इन द प्रोसेस। हर जो लूप है वो एक फेज को रिप्रेजेंट करिए, वो जो 4 फेज हमने पढ़े हैं। नो फिक्स फेजेस सच एज स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजाइन, कोई फिक्स्ड फेज नहीं है इसके अंदर। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजाइन का लूप्स इन द स्पाइरल आर चूजन डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या रिक्वायर्ड है। उसके बाद रिस्क आर एक्सप्लिसिटली असेस्ड एंड रिजॉल्व थ्रू आउट द प्रोसेस। रिस्क जो है वो आप असेस करते हैं, मतलब उसको एनालाइज करते हैं कि ये रिस्क इसके अंदर आ सकता है, और उसको थ्रू आउट द प्रोसेस आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। अब इसके अंदर ना आप ये देखें इसके सेक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ऑब्जेक्टिव। हाँ, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर द फेजेस आर आइडेंटिफाइड, कि इस फेज के लिए आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। इस फेज के लिए हमने, जैसे हमने इंक्रीमेंटल में नहीं पढ़ा था, इंक्रीमेंटल में हमने ये पढ़ा था ना कि ये फेज है, तो हमें जो ज्यादा प्रायोरिटी वाली रिक्वायरमेंट होगी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको हमने इंक्रीमेंट के अंदर डिलीवर करना है। बिल्कुल इसी तरीके से इसके अंदर हम स्पेसिफाई कर लेंगे ऑब्जेक्टिव को फॉर द फेज आर आइडेंटिफाइड। रिस्क असेसमेंट एंड रिडक्शन, आप इसके अंदर फिर उसको रिस्क को असेस करेंगे दूसरे फेज में, और रिडक्शन उसको रिड्यूस भी करने की कोशिश करेंगे। रिस्क आर असेस्ड एंड एक्टिविटीज पुट इन प्लेस टू रिड्यूस द की रिस्क। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन, आप उसको डेवलप कर रहे हैं और फिर उसको वैलिडेट भी कर रहे हैं। डेवलपमेंट मॉडल फॉर द सिस्टम इज चूजन, आपने कौन सा मॉडल डेवलपमेंट का चूज करना है। फिर विच कैन बी एनी ऑफ द जेनेरिक मॉडल, कोई भी आप जेनेरिक मॉडल यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद फिर प्लानिंग अप करते हैं। द प्रोजेक्ट इज रिव्यूड, आपके कस्टमर के पास चला गया, उसने वैलिडेट कर दिया, उसको रिव्यू किया, एंड द नेक्स्ट फेज ऑफ स्पाइरल मॉडल इज प्लान्ड। यहाँ मैम तक। इसमें मुझे समझ नहीं आई कि हाँ हाँ। दोनों में क्या डिफरेंस क्या है। लाइक इंक्रीमेंटल में भी हम फेसेस वाइज चल रहे हैं और हम्म, स्पाइरल में भी हम फेसेस वाइज ही चल रहे हैं, लाइक हाँ हाँ। कंपोनेंट वाइज ही चल रहे हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये इसमें है बैक कि ट्रैकिंग। हाँ, उसके अंदर आप बैक ट्रैकिंग इन अ सेंस, उसके अंदर बैक ट्रैकिंग नहीं कर सकते, इसके अंदर बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं। और दूसरा ये कि वो जो हाईली रिस्क की सॉफ्टवेयर होंगे वो उनको कभी भी अकोमोडेट नहीं करेगा।
जो आपका इंक्रीमेंटल मॉडल है ना, वो रिस्क वाले प्रोजेक्ट को कभी भी नहीं लेगा। और जो ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें ज्यादा रिस्क आने के चांस होते हैं, कॉस्ट मतलब इफेक्टिव होते हैं, उनके लिए फिर स्पाइरल मॉडल जो है वही सबसे सूटेबल है, क्योंकि ये रिस्क को भी असेस करता है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है, और इसके अंदर आपके पास, इसके फिर ये है कि आपके पास बजट भी बहुत ज्यादा होना चाहिए अगर आपने स्पाइरल मॉडल चूज करना है, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा बजट आपका ज्यादा लगेगा। तो ये मेन डिफरेंस इसके अंदर यही है कि इसके अंदर जो ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ये अकोमोडेट करता है, और इंक्रीमेंटल कभी भी उनको अकोमोडेट नहीं करेगा। ठीक हो गया मैम। इसके अलावा एक और बात थी इसमें कि आपने सबसे फर्स्ट स्लाइड थी जिसमें आपने बोला था कि प्लान ड्रिवन और एजाइल दोनों सेम ही है या डिफरेंस है दोनों में? नहीं नहीं, डिफरेंस है। प्लान ड्रिवन में ये होता है ना कि आपके पास पहले से रिक्वायरमेंट जो होती है वो अंडरस्टूड होती है, आप प्लान पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि ये काम मैंने करना है। हाँ जैसे वाटरफॉल का हमने जी बताया था, वाटरफॉल जो है वो प्लान जी ड्रिवन है, और जो इंक्रीमेंटल है ये एजाइल है, और ये प्लान ड्रिवन भी हो सकता है। एजाइल इन सेंस, एजाइल का वो होता है जिसके अंदर आपके पास पहले से कोई प्लान नहीं होता, आप अपने क्लाइंट हम्म, से पूछते हैं, रिक्वायरमेंट उनके मुताबिक बनाते हैं, नहीं पसंद आती चेंज हो जाती है, नहीं पसंद आती चेंज हो जाती हैं। तो ये वो होती है एजाइल डेवलपमेंट। और प्लान ड्रिवन सही में आपके पास पहले से वेल अंडरस्टूड सही रिक्वायरमेंट्स होती है, ये होता है। अच्छा, आगे हम सही। इसके यूजेज पढ़ लेते हैं। आपने ना जितने भी हमने पढ़ने हैं ना, आपने उनके अगर नोट्स बना रही हो तो नोट्स में आपने ना एक मॉडल लिख कर ना उसके आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूर लिखने हैं आपने। स्पाइरल मॉडल यूजेस, स्पाइरल मॉडल हैज बीन वेरी इन्फ्लुएंशियल इन हेल्पिंग पीपल थिंकिंग अबाउट आइट्रेशन। ये आइट्रेटिव मॉडल भी इसको कहते हैं। आइट्रेटिव मतलब इसके अंदर आइट्रेशन होती रहती है ना, वो सर्कल की फॉर्म में, वो हम्म, स्पाइरल की फॉर्म में चलता रहता है। तो ये आइट्रेटिव मॉडल भी आगे हमने पढ़ना है, तो आप वो भी मैं आपको बता दूंगी कि वो किस तरह है। Spiral model has been very influential in helping people think about the iteration in software process and introduce the risk-driven approach to the development. ये risk-driven approach है, ये iterative approach इसमें use हो रही है. In practice, however, the model is rarely used as published for practical software development. वो जाहिर है वो rarely used होता है for जो practical software development होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा एक तो रिस्क को वो अकोमोडेट करो तो इसमें बजट बहुत ज्यादा आपका लगता है। तो वो इसको कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ये जो है वो रेयरली यूज होता है। बस आज हमने कौन कौन से पढ़े हैं मुझे बता दें, क्योंकि देखो अब ना मैं आपको एक वाटरफॉल हम्म, जी हाँ हाँ बोलती जाओ आप। जी मैम। इसमें हमने पढ़े हैं एक तो सबसे पहले हमने वाटरफॉल पढ़ा है, वाटरफॉल के बाद इंक्रीमेंटल मॉडल, फिर इसके बाद स्पाइरल मॉडल। 3 मॉडल्स अभी हद तक हमने पढ़े हैं। और इसमें जो अप्रोचेस यूज हो रही हैं एजाइल, और 2 अप्रोचेस पढ़ी हैं, एक तो प्लान प्लान, ड्रिवन, दूसरी हाँ एजाइल। हाँ बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो, ये अब आपने ना सिलेबस को फॉलो करना है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो हमने जब बीएससी एमएस में हमने ये चीजें जो थी बहुत डिटेल में पढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे तो फिर ओवरऑल सारे ही सब्जेक्ट उन्होंने दिए हुए हैं एक एक पॉइंट्स बनाकर, तो यहाँ पे हमने उतनी चीज करनी है जितनी उन्होंने पूछी है। तो आप ये देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपने वो वीडियो जरूर देख लेनी है, लिंक भेज दूंगी। इंट्रोडक्टरी वीडियो है, उसके बाद हमारे पास प्रोसेस मॉडल है। प्रोसेस मॉडल जो आज हमने स्टार्ट कर दिए हैं, हमने 3 पढ़ लिए, और इंशाल्लाह तीन जी चार जो है बाकी, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगी, आइटरेटिव भी पढ़ाऊंगी, और मेरे पास नोट्स जो मैंने खुद से बनाए हुए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसके बाद है फिर सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन वैलिडेशन, हमने आज थोड़ा सा देखा है, इसकी टेक्निक्स जो है वो हम देखेंगे। फिर इसको अवेलुएट कैसे करते हैं, करेक्टनेस अवेलुएशन में क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं, करेक्टनेस, उसकी एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी, सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है ये कैसे चेक करनी है, ये कहाँ पे चेक करते हैं, ये वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में ही चेक करते हैं ना ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे उसने इस तरीके से दे दिया सिलेबस, जिस बंदे ने बनाया, कि हमें लग रहा है कि सारे अलग अलग हैं, लेकिन हालांकि अगर गौर से देखा जाए तो सारे इंटरकनेक्टेड हैं। प्रोसेस मॉडल के अंदर ही वेरिफिकेशन वैलिडेशन हो रही है, और उस वैलिडेशन वेरिफिकेशन में ही हम उसको चेक कर, उसको अवेलुएट भी कर रहे हैं, उसकी करेक्टनेस को, एफिशिएंसी को, परफॉर्मेंस को, ये सारी चीजें वैसे ही चेक कर रहे हैं। फिर आप देखिए टेक्निकल रिव्यूज क्या होता है, ये मैं आपको अलग से, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देख के घबराने, बिल्कुल छोटा सा। टेस्टिंग, अब टेस्टिंग को ऊपर भी हमने पढ़ी है, वो अलग से भी मैं आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट टेस्टिंग टेक्निक्स हैं वो सारी बता दूंगी। फिर उसके बाद प्रोग्राम वेरिफिकेशन, ये वही चीज ही है। और प्रोटोटाइपिंग हमने क्या पढ़ी, आज हमने प्रोटोटाइपिंग पढ़ ली है। अब मेरी बात सुनिए, ये टॉपिक जो है हमने इसी में आज ही कवर कर लिया, आपने देखा है ना, इसकी हमने इसका प्रोसेस भी समझ लिया है, प्रोटोटाइपिंग का क्या प्रोसेस है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है,
और डिसएडवांटेजेस भी हमने पढ़ ली, ठीक है। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग क्या होती है ये भी मैं आपको बता दूंगी। रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग का क्या मतलब है, एक चेकलिस्ट बनाई होती है, उसमें आप देख रहे होते हैं कि ये रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो रही है या कि नहीं हो रही। फिर एटीट्यूड ऑफ इंडस्ट्री टुवर्ड्स रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, अब इंडस्ट्री का क्या एटीट्यूड है, ये एक थ्योरेटिकल का क्वेश्चन है, कम ही आता है, फिर भी हम इसको देख लेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। आप मुझे बता दें आप कौन सा स्टार्ट करना चाहती हैं, नहीं तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो, ऑपरेटिंग सिस्टम में और जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्किंग है उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपने आज इसको अच्छे से ना एक दफा रिवाइज कर लेना, ठीक है। कोई ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। और एक और बात हाँ मैम, हाँ अगर आप बुक जो जिस बुक से ये स्लाइड बनी है अगर आप वो भी रेफर करते हैं हाँ, बुक इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। ये जो इन्होंने बुक ये रेफर किया ना, ये देखें, ये प्रेसमैन की बुक है, ये हमें मतलब हमारी यूनिवर्सिटीज में भी हमें ये लिखवाई जाती है, अ प्रैक्टिशनर्स हाँ हाँ अप्रोच रॉजर प्रेसमैन। प्रेसमैन तो बड़ा फेमस है, इसकी बुक हमें काफी जी लिखवाई जाती है, ये वाली बुक है। लेकिन अगर मैं मशवरा दूं आपको तो आप बेशक ये वाली बुक पढ़ लें, लेकिन मैंने तो अगर कहूँ तो मैंने तो डिफरेंट इंटरनेट की वेबसाइट से ये स्लाइड्स बनाई हैं। मतलब ओवरऑल कंप्यूटर साइंस वो वाहिद सब्जेक्ट है जिसका इतना डेटा कंप्यूटर पे या इंटरनेट पे पड़ा हुआ है कि बुक के बजाय, क्योंकि बुक में इतना कुछ लिखा हुआ है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लें, अगर टाइम नहीं है तो फिर डिफरेंट जो ये स्लाइड्स हैं इनको पढ़ लें, या फिर डिफरेंट मैं आपको एक दो वेबसाइट्स रेकमेंड कर दूंगी जो अच्छी वेबसाइट्स हैं जहां से आप जी जो है डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जी मैम, आप मुझे ना वेबसाइट जो है ना वो रिकमेंड करते हैं और इसके ठीक है अलावा मैं, स्लाइड जो है ना वो भी शेयर करते हैं। ठीक है मैं ग्रुप में भेज दूंगी आपको, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।